ड्रामा की स्टार्टिंग में जीजी एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो इल है, वो बीमार है। कभी कभी उसे अपने दिमाग में कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे कुछ कुछ करने के लिए कहती है, और अगर वो ना करे तो वो उसके लिए परेशानी क्रिएट करती है। डॉक्टर उसे कहता है एक्सप्लेन करके बताओ, तो वो अपनी लाइफ बताती है, जैसे कि उसकी शादी यान से पिछले 3 सालों से हुई है। यान और जीजी के बीच सिर्फ ये अरेंज मैरिज था, वो उसे पसंद नहीं करता था। समटाइम्स वो वॉइस यहाँ पर जीजी को यान को सड्यूस करने के लिए कहती है, लेकिन यान ने कभी उसे भाव ही नहीं दिया और हमेशा ही उसे रिजेक्ट किया है। डॉक्टर से वो बताती है कि ये वॉइस कभी कभी बहुत ही हार्मफुल मैसेज उसे देती है। उसे ऐसा फील होता है कि वो किसी नॉवेल में है और उसकी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो डॉक्टर को लगता है कि शायद उसे दिमाग की कोई बीमारी है। बात करने के बाद जब जीजी वहाँ से निकलती है तो वो डॉक्टर किसी को कॉल करके जीजी की सिचुएशन को बताता है। वहीं दूसरी तरफ जीजी को पता चलता है कि उसके हस्बैंड यान का अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। यान यहाँ पर आकर के कहता है कि कोई भी बकवास मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, ग्रैंडफादर की अगर लास्ट विश नहीं होती तो क्या मैं तुमसे कभी शादी करती? जीजी उसे डाइवोर्स के लिए बोल देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि चाहे वो जितना भी कोशिश कर ले, यान कभी उसे भाव नहीं देने वाला है। जैसे उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तभी वो एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है। उसके सामने एक मिरर था। मिरर में दिखने वाली लड़की बिल्कुल उसकी जैसी दिख रही थी। जीजी उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो सोल उसे बताती है कि एक्चुअल में वो इस नॉवल को कंट्रोल करती है और उसे सेल्फ अवेयरनेस हुआ है, और उसे सच में ये बात पता चल गया कि वो लोग एक नॉवल में हैं। जीजी उसे कहती है तो क्या वो उसे कंट्रोल करिए, वही वॉइस जो उसे सुनाई देती है। वो कहती है हाँ। उसे बताती है कि वो जितना ही इस नॉवल के बारे में जानेगी उतना ही ज़्यादा ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा। जीजी को मौका देती है रिबर्थ लेने का, उस समय जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ नहीं हुई थी। जीजी उससे वो बुक छीन करके फाड़ लेती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, किसी एविल सोल के तरीके से नहीं। दैट्स वाई वो रिबर्थ लेकर के एक्चुअल में उस समय पहुंच जाती है जहाँ पर कि उस समय उसके ग्रैंडफादर जिंदा थे। जब जीजी की आँख खोलती है तो वो अपने ग्रैंडफादर को सामने देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। ग्रैंडफादर को समझ नहीं आता कि इसमें इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है। जीजी फ्लैशबैक में याद करती है जब उसकी खुद की मॉम ने उसे अबैंडन कर दिया था। उसके डैड से अलग होकर के वो किसी और के साथ चली गई थी। तब इस बूढ़े इंसान ने जीजी को अडॉप्ट किया था और तब से जीजी उनके साथ रह रही है। ये इंसान जीजी से बहुत ही प्यार करता था, उसे अपनी पोती की तरह मानता था, और अचानक से उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। जीजी को पता नहीं था रीज़न क्या है। जब इस नावल में आई है तो उसके लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन था, ये जानना कि उसके ग्रैंडफादर को किसने मारा है। जब वो ग्रैंडफादर को सच्चाई बताने की कोशिश करती है तो पूरा नॉवल वर्ल्ड रुक जाता है। वो सोल उसे बताती है कि अगर जीजी ऐसा करने का कोशिश करेगी तो ये दुनिया अभी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसे सिर्फ अपना काम करना है। जीजी ग्रैंडफादर को वो बातें नहीं बताती है। ग्रैंडफादर पूछते हैं किसी ने उसे बुली किया क्या? जीजी कहती है नहीं ग्रैंडफादर, सब कुछ ठीक है। वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर वो हुओ को देखती है। जीजी के यहाँ पर 3 अडॉप्टिव ब्रदर होने वाले थे। ये था हुओ, जो कि इस फैमिली का नाजायज़ बेटा है। इसके 3 अंकलों के एक एक बेटे थे और वो तीनों अपनी कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते हैं। जीजी हुओ को देख करके इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है और हुओ को जीजी का बिहेवियर थोड़ा अलग सा लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हुओ के फादर ने उसे कहा था कि तुम्हें कैसे भी करके ग्रैंडफादर का फेवर जीतना है। ग्रैंडफादर को वो कहते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड का बेटा है, वाइफ का नहीं, लेकिन अभी यही मेरे इकलौती संतान है। ग्रैंडफादर हुओ से कुछ बातें करते हैं उसके डैड को वहाँ से भेज करके। हुओ का कोई इरादा नहीं था ग्रैंडफादर को परेशान करने का। वो बस यहाँ पर ये जानता था कि उस इंसान ने उसकी मॉम की जान ली है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जानबूझ करके मार डाला ताकि वो आगे चलकर उसके लिए टेंशन ना बने। लेकिन हो कि उसे उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी उसने कभी सोचा नहीं था। कंपनी के प्रॉपर्टी के हकदार के लिए उसे हुओ को घर पर ले करके आना ही पड़ता है। अब यहाँ पर हुओ अपनी मॉम के मौत का बदला उसके डैड से लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। दैट्स वाई वो इस कंपनी के प्रॉपर्टी का पहला हकदार हुआ। दूसरी तरफ जीजी अपने कमरे में बैठ करके सोचते सोचते सोने लगती है कि आखिरकार वो ग्रैंडफादर के मर्डर को कैसे ढूंढे। तभी उसकी नींद खुलती है तो वो सीधे यहाँ पर हुओ ग्रैंडफादर के साथ थे और वो लोग चेस खेल रहे थे। जीजी बहुत ही फ़नी हरकतें करते रहती थी। यहाँ पर हुओ की स्टेप मदर आती है, वो हुओ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए कहते, जब मैंने इसे अपने घर में लिया है तो इसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा। जीजी कंफ्यूज कि आखिरकार ग्रैंडफादर का दुश्मन कौन ही हो सकता है, वो कैसे पता लगाए। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद भी उसे समझ नहीं आता है। वो वहाँ से निकलती है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, ताकि वो पूछ सके अचानक से इंसान स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो वो यहाँ पर हुओ से मिलती है। घर का बटलर उसे बताता है कि वो हुओ से बात कर रहे थे। उसके जाने के बाद वो देखती है कि वो यहाँ पर ग्रैंडफादर का पसंदीदा फ्लावर लेकर के उन्हें देने के लिए जा रहा है। वो हुओ से भी सेम बात पूछती है। हो से कहता है, आई थिंक स्टडी करने से लोग स्मार्ट होते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं स्टडी करेगा भी, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। जीजी कन्फ्यूज कि हुओ का बिहेवियर इतना बदला बदला सा क्यों है। दूसरी तरफ खाने के टेबल पे वो नोटिस करती है कि वो सी फूड से एलर्जिक है, फिर भी वो जानबूझ करके उससे खाए जा रहा है। वो यहाँ पर सोचती है कि वो ज़रूर ही ग्रैंडफादर को गिल्टी फील कराने के लिए ऐसा कर रहा होगा, और फैक्ट यही था। दैट्स वे उसे एंटी एलर्जिक पिल्स पानी में मिला करके दे देती है। हुओ को ये बात पता नहीं था। वो चुपचाप उस पिल्स को पी लेता है पानी में मिला करके, और इसके बाद वो चाहे जितना भी सी फूड खा रहा था उसे कोई एलर्जी नहीं हो रही होती है। जीजी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि ग्रैंडफादर गिल्टी ना हो। एंडिंग तो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से ऐसे टर्न आउट होता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इधर हमें पता चलता है वो का डैड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था कि वो सी फूड खाए, उसे एलर्जी हो, ग्रैंडफादर को गिल्टी फील हो। लेकिन सी फूड खाने के बाद भी जब वो का एलर्जी नहीं होता है तो उसे डाउट होता है कहीं जीजी ने तो उसकी हेल्प नहीं की, इसी वजह से उसे कोई एलर्जी नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ जीजी की नींद खुलती है तो उसे उसकी होस्ट बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो कुछ चीज़ें अनलॉक कर रही है स्टोरी में। ग्रैंडफादर के बारे में काफ़ी कुछ उसे जानने के लिए मिलता है। उसे एक क्यूट पुअर थिंग ने जीजी को सेव किया था, और वो क्यूट पुअर थिंग को जीजी ढूंढ रही होती है कि आखिरकार वो क्या हो सकता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो क्यूट पुअर थिंग कोई जानवर है, बट उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो नॉवेल जो था वो स्टोरी में हुओ के बारे में बात कर रहा था। अगली सुबह होते ही जैसे यहाँ पर सारे इनोसेंट और बेचारे जानवरों को ढूंढ रहा था। वो भी ये सुनता है, वो भी कंफ्यूज था कि ये लड़की कर क्या रही है। ग्रैंडफादर से बात करने के लिए जाता है, उनका फेवरेट फ्लावर उन्हें ऑफ़र करता है। इधर जीजी को कभी कोई कुत्ता दिख जाता, कभी कोई बिल्ली दिख जाती, तो वो उसे उठा लिया करती थी। यहाँ पर उसे हुओ के पास एक छोटा सा टर्टल दिखता है, तो वो उस टर्टल को भी उठा लेती, ये सोचते हुए कि कहीं यही तो वो क्यूट लिटिल थिंग नहीं है। तभी नोवेल उसे बताती है कि एक्चुअल में उसका नेक्स्ट मिशन है हुओ के हार्ट को फ्लटर फील कराना, और जैसे इन चीज़ों उसके पास जाती है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। अगर वो 100% कम्प्लीट हो जाता है तो जैसे एक नए सीरीज़ को अनलॉक कर पाती है, और उसे ये भी पता चल जाता कि वही क्यूट लिटिल थिंग है जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाती है मिशन क्या था, वो तो उसे पता चल जाता है। और इधर उधर और चीज़ों को ढूंढ रही होती है जो कि उसे नहीं मिल पा रहे थे, जो कि वो क्यूट लिटिल थिंग हो सकते हैं। तभी एंट्री होती है यान की। यान यहाँ पर जीजी को घर चलने के लिए कहता है। जीजी मना कर रही थी, अब इससे और चीज़ें ढूंढनी है तो उसे ज़बरदस्ती ले करके जाया जाता है। वो यान से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रख रही थी पिछले जन्म में जो कुछ उसने उसके साथ किया, इस वजह से। और यान को नहीं पता था कि जीजी आखिरकार इतना उससे क्यों चिढ़ी रह रही है। दूसरी तरफ उसके फादर किसी से बात कर रहे थे जीजी के कमरे में एक बग इंस्टॉल करने के लिए, ताकि वो उसकी बातों को सुन सके। उसे बहुत ही चिढ़ होती थी, ग्रैंडफादर जीजी को इतना मानते थे। जीजी को होश आता है तो वो खुद को घर पे पाती है। उसके ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे यान और गू यानी कि उसके दूसरे और तीसरे अडॉप्टिव ब्रदर से मिलाती है। ग्रैंडफादर के मरने के बाद जब यान ग्रैंडफादर के पास जीजी को लास्ट टाइम नहीं जाने दे रहा था तो गू ने उसे सपोर्ट किया था और कहा था कि ग्रैंडफादर जीजी को इतना मानते हैं, तुम उन्हें अंतिम समय भी उसके पास नहीं जाने दोगे। फिर वह जीजी को लेकर के गया हुआ था। अब यहाँ पर इन तीनों को सेल्फ कंट्रोल सिखाने का ग्रैंडफादर काम देते हैं। साथ ही में इन्हें यहाँ पर जीजी का भी ख्याल रखना था। वो भले ही उनकी अडॉप्टिव सिस्टर थी तो सही वही ना, कॉलेज वॉलेज ले आना ले जाना ये इनका काम होता है। और यहाँ पर जीजी के बदले बिहेवियर से सारे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन वो तो बस जीजी को अपना एक टारगेट की तरह ही देख रहा होता है। जीजी को यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं था। वो के फादर आते हैं, वो मोस्टली घर पर आते जाते रहते थे ताकि वो अपना काम कर रहा है नहीं वो इस चीज़ पर नज़र रख सके। अगले सीन में 3 लड़कियों को बुलाया जाता है हो, यान और गो को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाने के लिए। सबसे अच्छा सेल्फ कंट्रोल था हो का, क्योंकि उसे कुछ फील ही नहीं होता लड़कियों के टच से भी।
दूसरा था यान का और सबसे बेकार था गू का। अब वो हुओ से पूछने लगता है इतना अच्छा सेल्फ कंट्रोल उसका कैसा है। वो कहता है क्योंकि उसे इन बेकार चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। इधर यान जीजी से मिलने के लिए जाता है। वो एक्चुअल में जानना चाहता था कि वो उससे इतनी चिढ़ी क्यों रह रही है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम जीजी में इंटरेस्ट लेने लगा था एक्चुअल में, लेकिन जीजी उसे भाव नहीं देती थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। यान को वहाँ से जाना पड़ता है। वो जानबूझकर के उसे छेड़ते हुए कहता है लगता है कि मैंने तुम दोनों का हैप्पी टाइम डिस्टर्ब कर दिया। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से चले जाता है। जीजी सोचती है कि लड़का जानबूझ करके उससे पंगा लेते रह रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी एक ड्राइंग बना रही थी जिसे कि वो देख लेता है और उसका वो बुक अपने पास वो रख लेता है। और यहाँ पर वो पढ़ रहा था, वो उसी के बारे में उस बुक लिखे हुए थे क्योंकि वो नाजायज़ बैठा था। जीजी को पता चलता है कि हुआ ने उसकी वो बुक ली है तो उसके कमरे में उसे ढूंढने के लिए वो चली जाती है। हुआ आता है तो जीजी कहती है तुमने मेरी बुक कहाँ छुपाई है। दूसरों की पर्सनल डायरी और बुक्स पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। हुआ के पास वो उस बुक को ढूंढने लगती है। इस वजह से दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं। हुआ ने उस बुक को कहीं और छुपा करके रखा हुआ था जो कि जीजी को नहीं मिल पाता है। ऑकवर्ड होते हुए वहाँ से निकल के चली जाती है। ग्रैंडफादर इन तीनों को वापस से सेल्फ कंट्रोल सिखाने का ऑर्डर देते हैं। इधर जीजी कॉलेज गई हुई थी। लड़की पिछले टाइम में भी जीजी को बेवजह ही इसी तरीके से बुली करते रहती थी। इस बार भी वो इसी तरीके से उसे बुली करने का कोशिश कर रही थी। जीजी दिमाग लगाती है और ख़ुद को फेक हार्ट कर लेती है। वहाँ पर वो यान और गू तीनों ही पहुँचते हैं। वो जीजी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। उसे पता था कि वो फेक एक्टिंग कर रही है। जानबूझकर उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया था। वो जीजी को वहाँ से घर लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुमने बहुत ही सही किया। उस लड़की को इस तरीके से सबक सिखाना ज़रूरी था और तुमने जो फेक हर्ट होने की एक्टिंग की है वो तो परफेक्ट ही है। वो इन तीनों को डांटते हुए कहते हैं तुम तीनों का काम है जीजी को प्रोटेक्ट करना। आखिरकार तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे लिटिल सिस्टर को वो बुली कैसे कर सकता है। फिर तुम तीनों भाई किसी काम के नहीं रहोगे। तीनों को ही बोला जाता है जीजी को कॉलेज छोड़ने के लिए, लेकिन उन तीनों में से कोई भी उनके साथ जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। ग्रैंडफादर डांटते हैं तो फिर वो लोग यहाँ पर रेडी होते हैं। जीजी को यान अपने साथ लेके जा रहा होता है। वो उसे कहता है चलो, ग्रैंडफादर ने कहा है इसी वजह से मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ रहा हूँ। जीजी कहती है ओहो बहुत एहसान तुम्हारा भाई। डोंट वरी, मैं तुम्हारे बारे में वहाँ किसी को नहीं बताने वाली हूँ कि तुम मेरे भाई हो। तुम्हारा नाम मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। यान सोच रहा था उसे कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जीजी जब कॉलेज जाती है कुछ लड़कियां यहाँ पर आकर कह रही थी अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराओ ना। जीजी हंसते हुए कहती है ये मैं इसे नहीं जानती। अब यान को थोड़ा बुरा लगने लगता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो यान था वो जीजी को पसंद जो करने लगा था, उसका ये नफरत उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जीजी स्कूल जाती है तो उस लड़की की मॉम आकर के जीजी को डांटने लगती है। ग्रैंडफादर जीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं गलती तुम्हारी बेटी की है, उसने मेरी बेटी को, मेरी पोती को बुली किया है। क्लास के बाद जब जीजी वहाँ से निकलती है तो वो उसे लेने के लिए आया हुआ था। तीनों भाइयों को बदल बदल के उसे लाने छोड़ने जाने का जिम्मा मिला था। जीजी कार में चल रही होती है उसके साथ तो वो उसे अब भी उसकी बुक मांग रही थी। इस चक्कर में दोनों थोड़े पास हो जाते हैं और कार ख़राब रास्ते पर गुजरने की वजह से दोनों के बीच एक सडन वाला किस हो जाता है। जीजी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। वो का दिल थोड़ा तेज़ी से धड़कने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग घर पर पहुंचते हैं तो यान जल्दी से कार खोल देता है। जीजी उतर करके वहाँ से निकल जाती है। अब वो सोच रहा था कि वो और जीजी के बीच कुछ चल रहा है क्या। जीजी उसे कहती है कि कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे और वो के बीच में। दूसरे सीन में जीजी ग्रैंडफादर के साथ बैठी हुई थी। वो दोबारा उसे जब चीज़ें बताने का कोशिश करती है तो वापस से वर्ल्ड रुक जाता है। ग्रैंडफादर को उसकी बातों से लगता है कि शायद जीजी रीबर्थ लेकर के आई हुई है। जिस तरीके से ये मैच्योर वाली बातें कर रही हैं, लेकिन वो किसी रीजन से उसे ये बातें बता नहीं सकती थी। ग्रैंडफादर समझदार थे, वो सारी बातों को समझ जाते हैं। इधर यान देखता है कि ग्रैंडफादर जीजी को कुछ ज़्यादा ही मान रहे हैं। वो के डैड ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आते हैं तो वो उसे रोक देता, कहता है कि वो ग्रैंडफादर जो हैं बिज़ी हैं, बाद में आना, ऐसा करके वो उसे भेज देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गो भी यहाँ पर अब जीजी में इंटरेस्ट लेने लगा था। उसका भी उसके डैड से बनता नहीं था। वो ये चीज़ देख लेता है और सोचता है कि ये दोनों जो हैं अपने अपने फादर से लड़ते रहते हैं, यानी कि खुद का उसके फादर से लड़ाई होता है और गो का भी
उसके फादर से लड़ाई होता है। इधर जीजी वापस इस नॉवेल के बीच में चली जाती है। वो सोल जो थी वो जीजी को कुछ कुछ बातें कहती है और कहती है कि उसे अगर ग्रैंडफादर को बचाना है तो अपने मिशन को जल्दी कंप्लीट करना होगा। जीजी जब इस वर्ल्ड में वापस आती है तो वो अचानक से स्लिप करके गिर जाती है। उसके सर में चोट लगता है। जीजी को पता लगाना था कि वो किसकी वाइट मून लाइट बनने वाली है, और अगर वो ये बात पता लगा लेती तो फिर वो स्टोरी को चेंज कर सकती थी। हो के टाइप से तो साइड से तो उसे कुछ भी रोमांस आता हुआ दिखता नहीं है। डाउट उसे यान पर ही था, क्योंकि पिछले जन्म में वो यान से ही कनेक्टेड थी, इसी वजह से। अब वो गो के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी। वो यहाँ पर जीजी का फिक्र कर रहा होता है। जीजी यहाँ पर उसे कह रही होती है, सच सच बताओ तुम्हारी कोई वाइट मून लाइट नहीं है। वो उसे कहता है कि नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता है। वो हो को अपने साथ काम करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आई नो तुम भी इस घर में किसी को पसंद नहीं करते हो। वो कुछ सोचते हुए बात मान जाता है। आफ्टर दैट वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में यहाँ पर उसे पता था कि जो उसकी स्टेप मदर है वो हो को ज़रूर ही परेशान करेगी। दैट्स वे जीजी उसे प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है। जीजी यहाँ पर उसके साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पर कि एक बॉस आता है, बिजनेसमैन। वो बहुत ही बदमाश था, वो लड़कों में इंटरेस्टेड था। तो जानबूझ करके जो हो के स्टेप मदर थी वो हो का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। उस बॉस से वो हो को मिलने के लिए लेकर के जाती है। और जीजी को तो ये सारी बातें पहले से ही पता थी कि आगे क्या होने वाला है, तो वो खुद को प्रिपेयर करके रखी हुई थी उस बदमाश बॉस से हो को सेव करने के लिए। वो इंसान जैसे ही यहाँ पर हो को लव पोषण देने का कोशिश करता है तो जीजी यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर देती है। उसकी मॉम सोचती है कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही चालाक होते जा रही है, ये तो उसके प्लान को ही पूरा फेल कर रही है। और यहाँ पर जीजी सबके सामने उसे डांटते हुए कहती है कि जब वो ड्रिंक नहीं करना चाहता है तो तुम क्यों इसे फोर्स कर रही हो। हो को लगता है कि उसने उससे प्रोटेक्ट किया है। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन अब भी हो की मॉम से बात कर रहा था और वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। वो उसे बिजनेस को ऑपरेशन देता है और बदले में वो उसे हो को सौंप देती है। जीजी ने यहाँ पर हो को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उसकी मॉम का प्लान बदल जाता है। वो और जीजी को बेहोश करके दोनों उस कमरे में डाल देती है जो कि उस बदमाश बिजनेसमैन का कमरा था। वहाँ पर उसका ओपन लैपटॉप रखा हुआ था। अब ये मत पूछना क्यों, लैप ही था वो तो अलग बात है, ओपन था क्यों था ये नहीं पता। वो होश आता है, जीजी भी जगती है। वो दोनों ही मिल करके उस बदमाश बिजनेसमैन के उस इम्पोर्टेंट सीक्रेट को चोरी करने का कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की आती है और उन दोनों को लव पोशन का इंजेक्शन लगा करके चली जाती है। अभी उन दोनों को वो दवा असर नहीं कर रहा था, उससे पहले ही वो दोनों यहाँ पर उस कंप्यूटर से डिटेल चोरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हो कि मोम जगह के तमाशा करने लगती है कि उसने हो को जीजी के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का सही नहीं है। वो एक एक करके धीरे धीरे सबको रास्ते से हटा रही थी ताकि उनका बेटा यहाँ पर कंपनी का CEO बन सके। इधर हो और जीजी दोनों खुद को कंट्रोल कर रहे थे जब तक कि वो लोग उस सारे डिटेल्स को अपने पेन ड्राइव में कॉपी नहीं कर लेते। बट वो दवा धीरे धीरे असर करने लगा था। जीजी खुद को हट कर लेती है उस दवा के असर को कम करने के लिए। वो उसके हाथों को बांध देता है। तभी वो बिजनेसमैन कमरे में आने लगता है। वो दोनों छुप जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को सेव कर रहे थे। वो बिजनेसमैन यहाँ पर आता है, उन दोनों के बीच इस तरीके से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और वो इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। उस बिजनेसमैन से खुद को बचाने के चक्कर में जीजी भी बीच में आती है। तब तक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके जो स्टेप ब्रदर लोग हैं वो लोग यहाँ पर हो और जीजी को सेव करने के लिए लेकर के आते हैं। यान जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। हो की भी हालत ख़राबी थी, उसे भी वहाँ से लेकर के जाया जाता है। जीजी को वो लोग सब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हो के स्टेप मदर ने ऐसा किया था। गुस्से में आकर के उसके ग्रैंडफादर उसे घर से निकाल देते हैं और उसे घर में एंट्री देने से मना कर देते हैं। इधर जीजी को वो नॉवेल की थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही थी। जब उसे होश आता है तो वो यहाँ पर हो को ही याद कर रही होती है, बार बार हो का नाम ले रही थी। ये बात यान और गुस्सा सुन लेते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर को नहीं बताते हैं। जीजी को वापस से आराम करने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसे एंटीडोट तो दिया गया था, लेकिन असर करने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। वो वापस से सो जाती है। उसके भाइयों को उसका ख्याल रखने के लिए बोल करके ग्रैंडफादर वहाँ से निकल जाते हैं। उसका केयर करने के लिए यान यहाँ पर रुका हुआ था। जीजी को जब होश आता है तो यान उसे कहता है कि क्या वो होम इंटरेस्टेड है। जीजी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वो उससे काफ़ी कुछ सवाल कहता है कि वो उस बंदे के कमरे में क्या कर रही थी। वो हो और उसके सीक्रेट के बारे में उसे नहीं बताती है। जीजी को लगने लगा था कि यान का बिहेवियर बदला बदला सा है, कहीं उसके बदले बिहेवियर की वजह से कहानी चेंज तो नहीं हो रही है सच में। इसी वजह से उसे कुछ भी नहीं बताती है।
मेड से पूछती है कि हो किधर है, तो बताती है कि वो अपने कमरे में होगा। वो हो को ढूंढते हुए जाती है, वो उससे उस इंसान के डिटेल्स को मांग रही होती है। उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें वो डिटेल्स भेज दूंगा, क्योंकि वो तो मैंने लैपी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जी जी, यहाँ पर सोच रही होती है कि हो ने कल रात उसे इस तरीके से किस किया था, फिर भी वो इतना नॉर्मल कैसे है। वो अपने फ़ोन पर आई इन्फॉर्मेशन को देख रही होती है। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो बटलर जो है घर का, वो हो के डैड से मिला हुआ है और वो दोनों ही साथ मिल कर के काम कर रहे हैं। जी यान से हेल्प लेने के लिए जाती है। यान उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पता था कि वो क्लास जाएगी, वो लड़की वापस उसे परेशान करने के लिए ज़रूर ही आएगी। इसी वजह से उसने यान से हेल्प मांगा था। यहाँ पर गू भी उसका हेल्प करने के लिए तैयार था, लेकिन यान ही काफ़ी था इस चीज़ के लिए। और जी जैसे ही कल स्कूल जाती तो वो लड़की वापस से आकर उसे बुली करने लगती, लेकिन यान आकर के उसे सेव कर लेता है। जीजी का प्लान सक्सेसफुल हो गया। यान जीजी को पिंक रोजेस का बुके देता है। ये चीज़ वो तक पहुंचता है। जीजी भी शौक थी कि पिंक रोज यान ने क्यों दिया। वो तो जानता था कि वो अपने फोर्स लव के लिए शो करने के लिए यान जीजी को वो पिंक रोज का बुके दिया। उसे डाउट होने लगता है कि यान के मन में जीजी के लिए फीलिंग है। उसे उसके फादर का कॉल आता है, प्लान कैसा चल रहा है। वो सब कुछ पूछ रहे थे, तो वो झूठ झूठ कह देता है कि हाँ सब ठीक है सब ठीक है। दूसरी तरफ यान जीजी के बारे में जब पूछता है कि जीजी किधर है, तो उसे पता चलता है कि वो हो से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई हुई है। यहाँ पर हो से वो कहती है कि एक्चुअल में मैं अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। ग्रैंडफादर ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे बोला हुआ है। वो सोचता है कि हाँ ठीक है, ऐसा क्या ही बदल जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जीजी ने यहाँ पर उस जो होस्ट है उसकी बात मानते हुए हो कि फ्लर्टिंग हर्ट को और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाने के लिए हो के साथ रहने का डिसाइड किया है। वो दोनों एक घर में अकेले रहने वाले थे अगले 4-5 दिनों के लिए। जब यान को भी ये बात पता चलता है तो उसे भी थोड़ा सा जेलसी फील होने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब जब इस होस्ट को ये पता चलता है यानी यान को कि अगले 5 दिनों के लिए वो उसके घर रहने वाली है, तो वो तुरंत ही हो के घर के लिए निकलता है। इधर हो जीजी के आने का वेट कर रहा था ताकि वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने के लिए दे सके। जीजी जानबूझ करके ये हॉट वाला नाइट ड्रेस पहन करके आती है हो कि फ्लर्टिंग रेट को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट भी कर देती है। और एक्चुअल में वो काम कर भी रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता है। वो यहाँ पर जीजी को कहता है कि कंपनी के डिटेल्स हैं, इन्हें पढ़ो तो बेहतर होगा। बेचारे का जो सेल्फ कंट्रोल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जीजी इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। वो अपने कपड़े वॉश करने के बाद वहाँ पर बाहर निकलता है तो देखता है कि जीजी वो डिटेल्स पढ़ते पढ़ते ही सोने लगी है। तो वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। जीजी सोचती है बंदा तो उसे टच भी नहीं कर रहा है, भला वो उसका हार्ट का फ्लटर रेट कैसे ही बढ़ाएगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो यहाँ पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो जाती है उसके साथ जानबूझ करके फ्लर्ट करने लगती है। वो उसके फ्लर्ट को साथ दे रहा होता है और वो भी उसके साथ फ्लर्ट बैक करता है। जीजे उसे इम्प्रेस करने के लिए रात में यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम करती है। सब कुछ मस्त मस्त रोमांटिक सा था। वो जानती थी कि अगर सच में ये काम कर गया तो फिर वो अपने इस मिशन में तो कंप्लीट हो ही जाएगी। जैसे ही उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ क्लोजनेस बढ़ती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा वाले करीब आते हैं, एक दूसरे को वो किस करने लगते हैं। जीजी हो को इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि शायद यहाँ पे फ्लर्टिंग रेट उससे बढ़ सके, और हो भी वही रहा था। लेकिन 99% पर जा कर के वो फ्लर्टिंग रेट रुक गया था। उससे आगे वो कुछ भी कर रही थी वो बढ़ ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसे उनके बीच चीज़ें आगे होने वाली थी तभी वहाँ पर यान आ जाता है। वो उसे देखने के लिए जाता है, पूछता है क्या हुआ, तो उसे बताता है कि कुछ नहीं, मैं बस जीजी से मिलने के लिए उसे देखने के लिए आया हुआ था। अब जीजी को यहाँ पर ऐसे नाइट ड्रेस में देख करके वो तो कुछ अलग ही सोचने लगा था। वो जल्दी जल्दी चीज़ों को चेंज करके आती है ताकि यान उसे गलत ना समझे। हालांकि उसे फीलिंग नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे यहाँ पर गलत समझे। वो तो ये सब कुछ सिर्फ अपने मिशन के लिए कर रही होती है। वो दोनों ही वहाँ पर जीजी को अगले दिन घर लेकर के जा रहे होते। दोनों के बीच में बेचारी बैठी हुई थी। बार बार उसका ड्राइवर कार रोक रहा था और जीजी बार बार यान से टकरा जा रही थी। घर पर जैसे ही जाती है तो वो बटलर हो के डैड के कहने पर उसे अटैक करने लगता है। वो बीच में आकर के उसे शूट कर देता है और उसकी जान वहाँ पर चली जाती है। जी
ये समझ गई थी कि उसके ग्रैंडफादर को हर्ट करने वाला पहला मोहरा तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी इसका जो बॉस है वो तो ज़िंदा है। वो कौन है उसे जानना था, तभी तो वो ग्रैंडफादर को सेव कर पाएगी। वो जेजे को आ करके यहाँ पर सेव करता है। ग्रैंडफादर को भी ये बात पता चलता है कि उनके घर में ट्रेटर एक्चुअल में उनका बटलर ही था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा चैन का सांस लेते हैं। इधर सबके जाने के बाद वो जीजी से कहता है कि वो उसे थैंक्स नहीं बोलेगी, उसने उसकी जान बचाई है। जीजी उसे कहती है हाँ थैंक्स तो बोल ही रही हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या वो उसे एक मौका देगी। जीजी कहती है ठीक है मैं मौका तो दूँगी, लेकिन तुम प्रोबेशन पीरियड में रहोगे, ये शो नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे ही। वो ये बात मान जाता है। तभी वहाँ पे यान आ जाता है। जीजी के जाने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो जीजी को पसंद करता है, तो वो कहता है कि हाँ वो जीजी को पसंद करता है। ग्रैंडफादर के साथ जीजी बैठी हुई थी। ग्रैंडफादर कह रहे थे जैसे कि जीजी की जान को घर पर खतरा है, तो जीजी अगले कुछ दिनों के लिए बाहर रहने वाली है। तुम तीनों डिसाइड कर लो कि कौन ही जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा। यहाँ पर तो तीनों ही तैयार थे, लेकिन एट द एंड बात यही होता है कि जो यान है वह जीजी के साथ रहने वाला है। अब वो दोनों वापस से साथ थे। यान फ्लर्ट करने का जीजी से कोई मौका नहीं छोड़ रहा होता है। जीजी तो बस उस फ्लर्टिंग रेट को 100% करने के इरादे में सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो 100% हो ही नहीं रहा था। चाहे कितना भी वो किस कर ले, कितना भी वो उसके साथ फ्लर्ट कर ले, जीजी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इसका ये मिशन कंप्लीट हो क्यों नहीं रहा। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि जीजी को कॉल आता है कि ग्रैंडफादर को किसी ने पॉइज़न दे दिया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। उसे ऐसा लगता है कि क्या वो वापस से अपना प्रेजेंट नहीं बदल पाएगी। यहाँ आते ही सारे परेशान थे। डॉक्टर ग्रैंडफादर को बचाने का कोशिश कर रहे होते हैं। इस बात पर यान और वो लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ने का कोई वजह नहीं था। जीजी उन्हें काम डाउन करती है। ग्रैंडफादर को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर जैसे ही वो इमोशनल होकर के हो को हक करती है, सिस्टम उसे बताता है कि 99% से 100% उसका फ्लोटिंग रेट पूरा हो चुका है। यानी जीजी का ये मिशन तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब ग्रैंडफादर को सेव करना ज़रूरी था। ग्रैंडफादर को होश आता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि एक्चुअल में उन्हें पॉइज़न देने वाला कोई और नहीं, खुद उनका बेटा यानी कि हो का डैड ही है। हो के डैड को भी जेल भेज दिया जाता है जब उन्हें ये बात पता चलता है कि उसने खुद ही अपने डैड को कंपनी के प्रॉपर्टी के लिए पॉइज़न दिया है। तो अब ग्रैंडफादर को कोई हर्ट करने वाला नहीं था। जीजी वहाँ से बाहर निकलती है। यान उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती है। जीजी कहती है बस नहीं करती तो नहीं करती। तभी वहाँ पर हो आता है और वो उसे कन्फेस करती है कि वो हो को पसंद करती है। उसने ऐसा यान से पीछा छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन यान को लगने लगता है कि ज़रूर ही जीजी किसी रीज़न से उसे नापसंद करती है, क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ किया नहीं जिस वजह से कि वो उसे पसंद ना करे, और वो तो उसे इतना पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर को जीजी की फ़िक्र हो रही थी। वो उसे कहते हैं आई थिंक कि तुम्हें अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। वो चाहते थे कि जीजी की शादी वादी हो जाए ताकि वो सेटल हो सके। वो जीजी को ऑफिस के कुछ चीज़ों को सिखा रहा होता है ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जीजी का दिल वो जीत ही लेगा और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ही लेगी। उसे पता था कि यान इधर उसे मिलने के लिए आने वाला है, दैट्स वाई वो जीजी को ब्लाइंड फोल्ड करके किस करने लगता है। यान यहाँ पर आता है, उन दोनों को किस करते हुए देख करके चले जाता है। जीजी को ये बात नहीं पता चलता है। उसे तो बस ऐसा लगता है कि हुगो को ये फैंटेसी पूरा करने का मन था। अब यान बैकआउट कर जाता है क्योंकि वो इतना तो समझ ही चुका था कि हो और जीजी के बीच जो भी रिलेशनशिप है वो सीरियस है, उसका कोई चांस नहीं बनता है। अगले दिन जीजी का बर्थडे था तो उसके तीनों ही अडॉप्टिव जो ब्रदर थे वो जीजी के लिए अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रेसेस लेकर के आते हैं। सारे ब्रांडेड ड्रेसेस थे जिनमें से कि जीजी को किसी एक को चूज करके अपने बर्थडे पार्टी पर जाना था, लेकिन जीजी यहाँ पर उनमें से किसी का भी ड्रेस दिया हुआ नहीं चूज करती है और वो यहाँ पर खुद का ड्रेस पसंद करती है। और अब यहाँ पर आता है कहानी का क्लाइमेक्स। ऐसा हमें लग रहा होता है कि नॉर्मली जीजी कहानी के एंड में उन तीनों में से किसी एक को चूज करने वाली थी, लेकिन एंड में वो किसी को भी चूज नहीं करती है। वो इसी वर्ल्ड में स्टोरी कंप्लीट करने के बाद रहने का डिसाइड करती है, लेकिन अपने फ्री विल के साथ ही, यानी कि बहू को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती है।
और वहाँ से चली जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी की एक सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग थी या फिर एक हैप्पी एंडिंग थी? आप अपने थॉट्स कमेंट में चाहो तो बता सकते हो। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।